है एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्र, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चालू करते हैं कृषि क्षेत्र या एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की जीएसवीए में कृषि का योगदान कितना है। तो जीएसवीए में कृषि का योगदान है लगभग 28.95%। तो 28.95 को हम क्या पढ़ेंगे, 28.95, ताकि याद करने में आसानी हो। तो राजस्थान के जीएसवीए में कृषि का योगदान है वह 28.95%। राजस्थान के जीएसवीए में उद्योगों का योगदान है 27.31%। जीएसवीए क्या होता है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य वर्धन। तो राजस्थान के जीएसवीए में कृषि का योगदान है 28.95, उद्योगों का योगदान है 27.31, सेवा क्षेत्र का योगदान है 43.74। तो कृषि का योगदान तो कितना हो गया, लगभग 28%। से उद्योगों का योगदान कितना हो गया, लगभग 27%। सेवा क्षेत्र का योगदान हो गया लगभग 43%। तो ये हो गया राजस्थान के जीएसवी में योगदान। तो सबसे अधिक योगदान हम देख रहे हैं वो किसका हो गया, वो हो गया सेवा क्षेत्र का, लगभग कितना हो गया, 43%। और अगर अपन सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों में भी बात करें, सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान जीएसवीए में सर्वाधिक है, तो वो है व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट। तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र का भी क्या है, उप क्षेत्र है, इसका योगदान जीएसवीए में सर्वाधिक है। तो सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान जीएसवीए में सर्वाधिक है, तो वह है व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। ये वाला प्रश्न अभी आरएसपी 2023 में पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान सर्वाधिक है, वह है व्यापार, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। अब हमने देखा था कि राजस्थान का कृषि में योगदान है, वो जीएसवीए में कृषि का योगदान है वो कितना है, 28.95% है। तो ये कृषि का योगदान है ना, वो कृषि तथा कृषि से संबंध क्षेत्रों का है, दोनों का मिला करके कृषि तथा कृषि से संबंध जो क्षेत्र है उनका योगदान कितना है जीएसवी में, 28.95% है। कृषि तथा कृषि से संबंध क्षेत्रों का योगदान है। तो हम देखते हैं कृषि और कृषि से संबंध क्षेत्र आते कौन कौन से हैं। तो कृषि से संबंध क्षेत्रों में कौन आता है, एक तो पशुपालन आता है। तो कृषि में कृषि तो खुद आ गया, कृषि के अलावा आ गया पशुपालन, वानिकी तथा लॉगिंग, मत्स्य। ये क्या है, कृषि से संबंध क्षेत्र है। तो अब हम देखते हैं कृषि तथा उससे कृषि से संबंध जो क्षेत्र है उनका परसेंट कितना कितना है वो देखते हैं। तो है ना, कृषि का तो कितना है, कुल जो जीएसवी है कितना था, 28.95%। उसमें से लगभग 46% योगदान तो किसका है, फसल या कृषि का है। 46.41% योगदान है वो किसका है, पशुपालन का। और 7.20% योगदान है वो किसका है, वानिकी तथा लॉगिंग का है। मत्स्य का योगदान कितना है, 0.39%। तो जो कृषि तथा कृषि से जो संबंध क्षेत्र है उसमें वो कितने कितने हैं, तो कृषि है वो है 46% है लगभग, जो पशुपालन है वो है 46.41%, वानिकी तथा लॉगिंग है वो कितना है 7.20%, मत्स्य कितना है 0.39% हो गया। अब हम देखते हैं भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार जो है राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है, वह है 342.89 लाख हेक्टेयर। कितना है, कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है 342.89 लाख हेक्टेयर है। उसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, वह है 52.34%। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो 52 बोया में क्या है ब और 52 में भी क्या है ब। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हो गया 52% लगभग। बंजर भूमि कितनी होगी, लगभग 10%। तो बंजर दंजर ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो वानिकी कितनी होगी, लगभग 8%। तो वानिकी से कैसे याद रखेंगे, वानिकी आनिकी, ठीक है। तो 8 हो गया लगभग। तो ऊसर भूमि, ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि कितना है, लगभग 6%। तो ऊसर से अपन क्या याद रखेंगे, शिक्षर, ठीक है। तो ऊसर शिक्षर तो कितना है, ऊसर भूमि कितनी है, लगभग 6%। आगे हम देखते हैं कृषि के अलावा अन्य उपयोगी भूमि कितनी है, वह 5.86%। स्थायी चारागाह या गोचर है वो कितना है, लगभग 4.86%। तो चारागाह में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस हिसाब से याद रखेंगे कि स्थायी गोचर या चारागाह है 4% लगभग। नेक्स्ट हम देखते हैं चालू पड़त कितना है, वो है 4.89%। अन्य पड़त कितना है, 6.10%। अभी आपके आरपीएससी के जो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम है, जो 2020 वाला एग्जाम है ना, उसमें ये वाला पूछा गया था, वानिकी वाला। तो वानिकी का योगदान कितना है, लगभग 8.08%। तो 8% है वानिकी आनिकी, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं थोड़ा कि क्या क्या चीजें हैं। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, वो है 52%। तो बोया से ब और 52 से भी ब, ठीक है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 52%। नेक्स्ट हम देखते हैं बंजर भूमि। तो बंजर से क्या याद रखेंगे, दंजर,
ठीक है, वानिकी से याद रखेंगे आनिकी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊसर, ऊसर से याद रखेंगे सिक्सर। कृषि के अलावा अन्य उपयोगी वो है 5.86। स्थायी चारागाह वो है 4। चालू पड़त हो गया 4। अन्य पड़त हो गया 6.10%। ठीक है, इस टाइप से याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? वह 76.55 लाख जोते हैं। कुल प्रचलित जोतों की संख्या है 76.55 लाख जोते। उसमें से महिला प्रचलित जोतों की संख्या है वह 7.75 लाख। तो राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या है 76.55 लाख, उसमें से महिला प्रचलित जोतों की संख्या है वह 7.75 लाख। अब हम आगे देखते हैं तो 76.55 लाख में से 7.75 चले गए तो कितना बच गया? 68.8 लाख। तो पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या हो गई, वो हो गई 68.8 लाख। अब हम देखते हैं जोतों का आकार के बारे में देखते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो सीमांत जोते हैं वो लगभग 40% में है। उसके बाद आगे लघु, लघु जोते हो गई लगभग 21%। अर्ध मध्यम आ गई 18%, मध्यम आ गई 14%, वृहद या बड़ी जोते आ गई 4%। तो जोतों का आकार के बारे में देखते हैं। सीमांत जोते 40, लघु जोते 21, अर्ध मध्यम 18, मध्यम 14, वृहद जोते 4%। तो मतलब ये ज्यादा से कम की और कम से ज्यादा की ओर हो रहा है। पहले है लघु है, फिर अर्ध मध्यम हो गया, फिर मध्यम हो गई, फिर बड़ी जोते आ गई। ठीक है, तो उसका जोतों का साइज बढ़ता जा रहा है। तो सीमांत जोते तो आ गई 40, उसके बाद लघु हो गई 21 और अर्ध मध्यम हो गई 18% और मध्यम हो गई 14% और बड़ी जोते हो गई लगभग 4% हो गई। तो ये थोड़ा याद रखना है। आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि उत्पादन राजस्थान में 2022-23 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ? वह 253.99 लाख मैट्रिक टन। तो राजस्थान में 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ 253.99 लाख मैट्रिक टन। और इसमें है ना पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? वो हुई 9.71%। तो राजस्थान में कृषि खाद्यान्न के उत्पादन में जो पिछले साल की तुलना में जो वृद्धि हुई वो है 9.71%। आगे हम देखते हैं जो खरीफ का उत्पादन, कुल उत्पादन तो हुआ 253.99 लाख मैट्रिक टन। अगर आपसे पूछ ले कि खरीफ का उत्पादन हुआ वो है 97.98 लाख मैट्रिक टन, जबकि रबी का उत्पादन हुआ 156.01 लाख मैट्रिक टन। अब आपसे पूछा जाता है कि किन किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। तो वो है 5 फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। पहला हो गया बाजरा, फिर सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। कौन कौन सी होगी? बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। इन 5 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। बाजरे का लगभग 41% उत्पादन राजस्थान में होता है। सरसों का पूरे देश का लगभग 44% उत्पादन राजस्थान में। पोषक अनाज का 16% उत्पादन राजस्थान में। कुल तिलहन का 22% उत्पादन राजस्थान में। ग्वार का 84% उत्पादन होता है राजस्थान में। तो 5 फसलें जिनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। अब हम आगे देखते हैं ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है। तो दूसरा स्थान है कुल दलहन और मूंगफली। मूंगफली वाला तो बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन सी मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? वह है दूसरा। तो कौन सी फसलें हैं? एक तो हो गई कुल दलहन और दूसरा हो गया मूंगफली। इन दोनों के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा। तो पहला स्थान था वो किसका था? बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार, इन 5 का। दूसरा स्थान है कुल दलहन और मूंगफली का। तीसरा स्थान की बात करें वो है चना, ज्वार और सोयाबीन। पहले हमने पहला स्थान पढ़ा था ना, वो था ग्वार था, और ये क्या है? ज्वार है। ठीक है, तो चना, ज्वार और सोयाबीन इनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में तीसरा स्थान है, चना, ज्वार और सोयाबीन। आगे हम देखते हैं गन्ना। गन्ने का उत्पादन कितना हुआ था राजस्थान में? वो है 2.18 लाख मैट्रिक टन हुआ था, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितनी हुई? 32.9% की कमी आई है। तो अभी गन्ने का उत्पादन कितना हुआ? 2.18 लाख मैट्रिक टन है और पिछले वर्ष की तुलना में कमी कितनी है? 32.9%। कपास का उत्पादन हुआ 25.53 लाख गांठे और पिछले वर्ष की तुलना में जो कमी आई है वो है 2.86। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? कपास में तो वृद्धि हुई है, जबकि गन्ने में क्या हुई है? कमी हुई है। तो पिछले वर्ष की तुलना में जो कपास में कमी वृद्धि हुई है वो कितनी है? 2.86%। कितना है? 2.86% हुई है वृद्धि। आगे हम देखते हैं खरीफ। आपके है ना सिलेबस में तिलहन की फसलों का स्पेसिफिक करके दिया हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं। ऐसी कौन कौन सी तिलहन की फसलें हैं जो कि खरीफ की है? ठीक है, तो खरीफ वाली जो तिलहन फसलें है वो कौन सी है?
तो वो है मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी। आपके इकोनॉमिक सर्वे में यही दी हुई है। तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी ये क्या है? खरीफ की तिलहन की फसलें है। जबकि रबी की तिलहन फसलें है वो है राई, सरसों, तारामीरा और अलसी। राई, सरसों, तारामीरा, अलसी ये क्या है? रबी की जो है रबी की तिलहन की फसलें है। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कृषि जलवायु प्रदेश। तो आपके राजस्थान में कितने 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से है? तो ये टेबल दी हुई है आपको। तो इसको हम थोड़ा ऐसे इजी करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला तो क्या है? फर्स्ट, फिर क्या है? सेकंड, फिर है थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ठीक है, ये 5 है पहले। तो 5 में फर्स्ट है। फर्स्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ए, बी और सी। फर्स्ट को कितने 3 भागों में बांटा गया है? ए, बी, सी। सेकंड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ए और बी। सेकंड को बांटा है 2 भागों में, ए और बी। थर्ड को भी कितने भागों में बांटा है? 2 में, ए और बी। और फोर्थ को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ए और बी। और फिफ्थ का सिर्फ 1 भाग है। तो ये कृषि जलवायु प्रदेश है, उसको राजस्थान को 10 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसमें क्या है? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। ठीक है, तो पहले 3 तो क्या हो गए? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। फिर क्या अगले 2 कौन से है? सेकंड ए और सेकंड बी हो गए। फिर हो गया थर्ड ए और थर्ड बी। फिर हो गया फोर्थ ए और फोर्थ बी। और 10वां हो गया फिफ्थ। तो ये 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो इसको अभी हम पढ़ते हैं विस्तार से। तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है ना, तो उसमें देखते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट के 3 भाग है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ठीक है, तो फर्स्ट है उसके 3 भाग है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। तो जब भी फर्स्ट लिखा हुआ होगा तो उसमें एक वर्ड जरूर आएगा। क्या है? पश्चिमी मैदान। क्या जरूर आएगा? पश्चिमी मैदान जरूर आएगा वर्ड। तो जब भी फर्स्ट लिखा हुआ हो उसमें क्या आएगा? वर्ड पश्चिमी मैदान जरूर आएगा। तो फर्स्ट ए देख लेते हैं, उसमें क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदान। क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदान। ठीक है, फर्स्ट बी देख लेते हैं। फर्स्ट बी में क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान। फर्स्ट सी में देख लेते हैं, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। क्या है? अति शुष्क और आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। तो इन फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी इन तीनों में एक वर्ड तो जरूर आ रहा है। क्या है? पश्चिमी मैदान। फर्स्ट ए हो गया वो है शुष्क पश्चिमी मैदान। फर्स्ट बी हो गया उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। फर्स्ट सी हो गया अति शुष्क। है कैसा? अति शुष्क है लेकिन आंशिक सिंचित भी है। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान हो गया। जो ये फर्स्ट सी वाला है ये क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। फर्स्ट सी वाला है वो क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो आपसे ऐसे क्या प्रश्न क्या पूछा जाता है? तो फर्स्ट सी मैच करने का पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सी निम्न में से कौन सा है? ये उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र है, शुष्क पश्चिमी मैदान है, या अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान है। तो इसको मैच करने वाला प्रश्न पूछते हैं। तो हमने देख लिया कि अगर फर्स्ट लिखा होगा, हमने देख लिया कि अगर फर्स्ट लिखा होगा, क्या फर्स्ट लिखा होगा तो एक वर्ड जरूर आएगा। वो क्या है? पश्चिमी मैदान। क्या आ गया? पश्चिमी मैदान शब्द जरूर आएगा अगर फर्स्ट लिखा होगा तो। ठीक है, तो पश्चिमी मैदान फर्स्ट ए हो गया शुष्क पश्चिमी मैदान। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए में हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदान। फर्स्ट बी में हो जाएगा उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। फर्स्ट सी में हो जाएगा अति शुष्क आंशिक सिंचित। क्या है? अति शुष्क हो गया और क्या हो जाएगा? आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र। अति शुष्क तथा आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा फर्स्ट सी। तो अति शुष्क और आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र क्या हो जाएगा? फर्स्ट सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा सेकंड। सेकंड में क्या वर्ड आएगा? अंतर्वर्ती मैदान। तो सेकंड में वर्ड आएगा अंतर्वर्ती मैदान। सेकंड को 2 भागों में बांटा गया है, सेकंड ए और सेकंड बी। तो सेकंड ए में क्या आ जाएगा? अंतःस्थलीय जल उत्सर्जन वाले अंतर्वर्ती मैदान। और सेकंड बी में क्या आ जाएगा? लूनी नदी के अंतर्वर्ती मैदान। तो सेकंड आएगा तब वर्ड क्या आ जाएगा? अंतर्वर्ती मैदान। तो सेकंड ए आ जाएगा तो क्या है? अंतःस्थलीय जल उत्सर्जन वाले अंतर्वर्ती मैदान। जबकि सेकंड बी में आ जाएगा लूनी नदी के अंतर्वर्ती मैदान। अब हम देखते हैं थर्ड। जब भी थर्ड आएगा, थर्ड में वर्ड क्या आएगा? पूर्वी मैदान। फर्स्ट आएगा तो वर्ड आएगा पश्चिमी मैदान। सेकंड आएगा तो आएगा अंतर्वर्ती मैदान। थर्ड आएगा तो वो आएगा पूर्वी मैदान। तो
थर्ड में क्या आ जाएगा, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में क्या आएगा, थर्ड ए और थर्ड बी, थर्ड ए और थर्ड बी। ठीक है, तो थर्ड ए में क्या आ जाएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, और थर्ड बी में क्या आ जाएगा, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो थर्ड ए में तो आ जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, और जबकि थर्ड बी में क्या आ जाएगा, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ। फोर्थ जब भी आएगा तो वर्ड क्या आएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्या आएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान वर्ड आएगा। फोर्थ आएगा तब जब आएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो फोर्थ को भी वापस दो भागों में बांटा गया है, फोर्थ ए और फोर्थ बी। तो फोर्थ ए में आ जाएगा अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, और जबकि फोर्थ बी में आ जाएगा केवल आर्द्र दक्षिणी मैदान। फोर्थ है जो वो क्या है, सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। फोर्थ बी है वो क्या है, सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है, और जबकि फर्स्ट सी था वो क्या था, सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र था। अब हम आगे देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में क्या आ जाएगा, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। फिफ्थ में कौन सा आ जाएगा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान आ जाएगा। तो ये हमने देखा है कृषि जलवायु प्रदेश, 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उनके बारे में हमने देख लिया है। तो इसको एक बार थोड़ा वापस देख लेते हैं कि कितने 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। मेनली कितने ऊपर ऊपर से कितने में बांटा गया था, वो थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो फर्स्ट को वापस कितने भागों में बांटा, 3, फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी। सेकंड को 2 भागों में बांटा, सेकंड ए सेकंड बी। थर्ड को 2 भागों में बांटा, थर्ड ए थर्ड बी। और फोर्थ को 2 भागों में बांटा, फोर्थ ए फोर्थ बी। और फिफ्थ है उसको 1 भाग में बांटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट को 3 भागों में बांटा, फर्स्ट ए फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ठीक है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट आएगा तो केवल एक वर्ड आएगा, पश्चिमी मैदान। क्या आएगा, पश्चिमी मैदान वर्ड आएगा फर्स्ट आने पर। तो शुष्क पश्चिमी मैदान फर्स्ट ए में हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदान फर्स्ट बी में हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान फर्स्ट सी में होगा। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड में वर्ड आएगा अंतर्वर्ती मैदान। थर्ड में वर्ड क्या आता है, पूर्वी मैदान। फोर्थ में वर्ड आता है आर्द्र दक्षिणी मैदान, और फिफ्थ में होता है वो होता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो ये याद रखना है ताकि आपको आसानी हो। सेकंड में हम देखते हैं अंतर्वर्ती मैदान वर्ड आता है। तो अंतर्वर्ती जो मैदान वर्ड आता है ना, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं सेकंड डे। सेकंड डे में तो क्या आ गया, अंतःस्थलीय जल उत्सर्जन वाले अंतर्वर्ती मैदान। सेकंड बी में आ गया लूनी नदी के अंतर्वर्ती मैदान। थर्ड ए में आ गया अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, और थर्ड बी में आ गया बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। फोर्थ ए में आ गया अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, और फोर्थ बी में आ गया आर्द्र दक्षिणी मैदान। फिफ्थ में आ गया आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इनमें जिले कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट ए में जिला आता है बाड़मेर जोधपुर। फर्स्ट बी में जो जिला है वह श्री गंगानगर हनुमानगढ़। और फर्स्ट सी में जिला है बीकानेर जैसलमेर चूरू। और अब हम देखते हैं सेकंड डे में कौन आते हैं, अंतःस्थलीय जल उत्सर्जन वाले। तो अब हमने देखा था आंतरिक प्रवाह वाले कौन से थे, वो शेखावटी साइड वाला था। तो नागौर सीकर झुंझुनू चूरू जिले आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड बी में कौन आ जाते हैं, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान। तो लूनी जवाई बेसिन में कौन कौन सा था, वो था गोडवाड़ प्रदेश, जालोर पारली सिरोही वाले भाग आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। थर्ड ए में कौन आ जाएंगे, वो आ जाएंगे जयपुर अजमेर दौसा टोंक। थर्ड बी में आ जाएंगे वो आ जाएंगे बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। कौन से आ जाएंगे, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ ए में कौन आ जाएंगे, वह अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान है। ठीक है, तो भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ उदयपुर सिरोही अर्ध आर्द्र है। ठीक है, और फोर्थ बी में देख लेते हैं वो है आर्द्र दक्षिणी मैदान। उसमें आ जाएंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़ और उदयपुर का कुछ भाग। नेक्स्ट है कि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। कौन सा है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान फिफ्थ है। उसमें कौन से आ जाएंगे, दक्षिण पूर्वी मैदान आ जाएंगे कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो ये हो गए उसके जिले। अब हम आगे देखते हैं आपके ये सिलेबस में सिंचाई वाला है, तो उसमें देख लेते हैं आपके जो आरबीएसई बोर्ड की बुक है उसमें है ना ये डायग्राम दिया गया है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, वो होती है नलकूप से। किससे, नलकूप से होती है। कितना, 44%। ठीक है, सर्वाधिक तो किससे होती है, नलकूपों से, 44% हो गया। ठीक है, उसके बाद होती है नहरों से। नहरों से कितनी हो गई, वो हो गई 30%। फिर देखते हैं कुओं से कितनी सिंचाई हो गई, वो है 23%। कितनी, 23%। तालाब और अन्य बाकी बच गए।
ठीक है, तो सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूप 44%, नहरों से 30%, कुओं से 23% होती है। तो आपके ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो वह कुएं तथा नलकूप, ये आंसर आता है, कुएं व नलकूप, ये वाला आंसर दिया हुआ होता है, तो वो उससे होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूप व कुओं से होती है सर्वाधिक सिंचाई। तो ये आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक में दिया गया है, तो ये थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके इकोनॉमिक, अब हम देखते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में आने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना क्या है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP क्या है, RWSLIP राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। यह क्या है परियोजना, 27 जिलों में 137 जो सिंचाई परियोजना है उनके नवीनीकरण के लिए ये है। ठीक है, तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना क्या है, 27 जिलों में 137 परियोजनाओं के पुनर्वास तथा नवीनीकरण के लिए है। इसके लिए क्या है, जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी क्या है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके से क्या है ऋण की सहायता स्वीकृत की गई है। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RSLWIP RWSLIP क्या है, RWSLIP इसके तहत क्या है 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजना है, उसके नवीनीकरण के लिए जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उससे ऋण की सहायता स्वीकृत की गई है। तो ये अपन को याद रखना है किससे, जापान है। ठीक है, RWSLIP में कौन सा है, जापान है। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई, ठीक है, PMKSY MI, ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई है। इसके अंतर्गत क्या है, सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप एवं फव्वारा तकनीक तक जो पहुंच सुनिश्चित करने वाली योजना है। तो सूक्ष्म सिंचाई की जो ड्रिप और फव्वारा तकनीक है उस तक जो पहुंच सुनिश्चित करने की जो योजना है वो कौन सी योजना है, वह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई है, उसमें केंद्र तथा जो राज्य है उसका वित्त पोषण कितना है, वह है 60 और 40%। तो केंद्र का वित्त पोषण है 60% और जो राज्य है उनका वित्त पोषण है 40%। आगे हम देखते हैं अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना है, उसमें भारत सरकार तथा विश्व बैंक इन दोनों की सहभागिता से बनाई गई है अटल भूजल योजना। कौन सी है, अटल भूजल योजना है, भारत सरकार तथा विश्व बैंक इन दोनों की सहभागिता से बनाई गई है। तो भारत सरकार है उसका योगदान है 50 और जो विश्व बैंक है उसका योगदान है 50%। तो अटल भूजल योजना भारत सरकार तथा विश्व बैंक की सहभागिता से बनाई गई है। भारत सरकार का योगदान है 50% और जबकि विश्व बैंक का भी योगदान है 50%। आगे हम देखते हैं इसका काम क्या है। इसकी सहायता से भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकने के लिए चलाई जा रही है। तो अटल भूजल योजना है वो क्या है, भूजल के बेहतर प्रबंधन तथा भूजल का जो घटता स्तर है उसको रोकने के लिए बनाई गई है। आगे हम देखते हैं यह योजना 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1139 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। तो ये याद रखना है कितने जिले, 17 जिलों के लिए। अटल भूजल योजना में कितना है, भारत सरकार और विश्व बैंक इन दोनों की सहभागिता से बनाई गई है। कितने कितने परसेंट है, 50-50% दोनों की सहभागिता है। आगे हम देखते हैं अटल भूजल योजना चालू कब हुई, 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दी गई है और ये कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए है, 2020-21 से 2024-25 तक चलेगी। आगे देखते हैं अटल भूजल योजना के बाद देखते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है, ERCP। ये सब आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। इस परियोजना द्वारा राजस्थान के कितने जिलों, 13 जिलों, ठीक है, तो ये याद रखना है ERCP क्या है, 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता तथा 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा। तो ERCP में कितने हैं, 13 जिलों में 2051 तक पेयजल उपलब्धता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ERCP में क्या है, 13 जिलों में 2051 तक पेयजल की उपलब्धता कराई जाएगी। उसके साथ साथ 2 लाख हेक्टेयर
जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ईआरसीपी के लिए कितने जिले हैं? 13 जिले। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। कौन सी है? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। इसके अंतर्गत क्या है, किनके द्वारा वित्त पोषित है? यह है विश्व बैंक तथा केंद्र सरकार। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है वो है विश्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो विश्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आगे हम देखते हैं कि ये चालू कब तक रहेगी? ये है 2016 से 2024 तक। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? वो है डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर। क्या है? डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर। इसके तहत क्या होगा कि जो भूजल है, भूजल की वो कितना स्तर है उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर है स्थापित किए जाए हैं, जिसके तहत ये पता चलेगा कि भूजल का स्तर कितना है। इस योजना में क्या है? रसायन प्रयोगशालाओं हेतु उपकरण खरीदे गए हैं। तो कौन सी योजना है? वो है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है। कौन सी है? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। उसमें क्या है? उसमें दो चीजें है, एक तो है डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर है और दूसरा क्या है, जो रासायनिक प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण खरीदे गए हैं। तो डिजिटल वाटर लेवल जो रिकॉर्डर है वो क्या करेगा? जो भूजल के कितना लेवल है उसको रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना है वो क्या है? तो इसके अंतर्गत क्या है, प्रदेश में लगे हुए 2 लाख भूमिहीन किसानों को जो हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार का क्या दिया जाएगा? अनुदान। तो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना है, इसके तहत क्या है, जो इसकी घोषणा कब की गई? बजट 2022-23 के में की गई थी। इसके अंतर्गत जो प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं कृषि श्रमिक, क्या है, भूमिहीन कृषि श्रमिक है, उनको हस्तचालित यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इस योजना के तहत क्या है कि जो अगर है ना काम के टाइम अगर कोई कृषि कार्य के समय कोई है ना दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना हो जाती है ना, तो कृषकों को, खेतीहरों को, मजदूरों को सरकार द्वारा क्या दी जाएगी? वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किस योजना के तहत? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं किसान कलेवा योजना। कौन सी है? किसान कलेवा योजना। इसमें क्या है, जो मंडियां है उनके प्रांगण में किसानों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो मंडियों के अंदर किसानों को जो अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा किसान कलेवा योजना के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में महात्मा गांधी फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में जो हुई थी उसको लागू कर दिया गया है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 को राजस्थान में लागू कर दिया गया है। इसके तहत ना क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रसूति सहायता। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो महिला जो लाइसेंसधारी है, ठीक है, महिला लाइसेंसधारी जो श्रमिक है, तो जो ऐसी महिला श्रमिक जिनके पास की लाइसेंस है उनको अधिकतम 2 डिलीवरी के समय इसका लाभ मिलता है। ये लाभ क्या मिलता है कि ना जो उसकी डिलीवरी होती है ना उसके समय 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है। तो महिला है उसको है ना अधिकतम दो डिलीवरी के समय जो 45 दिन की जो मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है, और जो बच्चे का पिता है उसे कितने 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है। तो महिला को तो डिलीवरी के समय कितना है 45 दिन की जो मजदूरी का जो समतुल्य भुगतान किया जाता है, और जो पिता है उसे 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है इसके अंतर्गत। आगे हम देखते हैं अगर लाइसेंसधारी जो महिला श्रमिक है उसको खुद का विवाह है तो उसको खुद के विवाह पर तो कितने 50,000 रुपए की राशि देय होगी, और अगर उसकी पुत्री का विवाह है तो पुत्री के विवाह पर भी 50,000 रुपए की राशि देय होगी, और यह केवल अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए दी जा सकती है। तो जो महिला क्या है, जो महिला श्रमिक है उसको खुद के विवाह के लिए भी 50,000 रुपए की राशि देय होगी, और अगर उसे पुत्री का विवाह करना है तो उसके लिए भी 50,000 रुपए की राशि देय होगी। आगे हम देखते हैं छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना। इसके तहत जो मंडी में काम करने वाले श्रमिक है
अगर उसके पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी हो, उसके 60% से अधिक अंक आ रहे हैं, तो उसे इसके अंतर्गत क्या प्रदान की जाएगी? छात्रवृत्ति। आगे देखते हैं चिकित्सा सहायता। इसके अंतर्गत क्या है? अगर लाइसेंसधारी जो मजदूर है उसको गंभीर बीमारी हो जाए, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी इत्यादि कोई बीमारी हो जाए, तो सरकारी अस्पतालों में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अस्पताल में अगर वो भर्ती हो जाता है, तो उसे कितनी राशि प्रदान होती है? 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो कितने की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना है? अब हम आगे देखते हैं क्या है? कृषक उपहार योजना। कौन सी है? कृषक उपहार योजना। इसके अंतर्गत अपन को क्या याद रखना है कि जो कृषि उपज है, किसानों को कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए क्या बनाया गया? एक ई नाम पोर्टल। क्या बनाया गया? ई नाम पोर्टल। तो ई नाम पोर्टल क्यों बनाया गया है? किसानों को कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है ई नाम पोर्टल। और ये बनाया कब उससे गया है? 1 जनवरी 2022 से। तो किसानों को कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए ई नाम पोर्टल बनाया गया है 1 जनवरी 2022 से। आगे हम देखते हैं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। ये कब लागू हुई? यह 12 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब लागू हुई? 12 दिसंबर 2019 को। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसकी ये क्या है? केंद्र की योजना है। इसमें केंद्र तथा राज्य का जो अनुपात है वित्त पोषण वो है 60 और 40। केंद्र का है 60 और जो राज्य है उसका है 40। इसके अंतर्गत क्या है? प्रमाणित बीजों का वितरण तथा उन किसानों को प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान किया जाता है। तो अब हम देखते हैं राज्य में जो कौन सी योजना है, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो NFSM क्या है? NFSM, NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो मक्का है, मक्का को 5 जिलों में, 5 जिले कौन से? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर और उदयपुर। ठीक है। तो मक्का को तो कितने 5 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है। तो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर और उदयपुर। जबकि जो जौ है कौन सा है? जौ को कितने? 7 जिलों में। तो 7 जिले कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, गंगानगर और नागौर तथा सीकर। अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, गंगानगर और सीकर, ये 7 जिलों में किसको? जौ को। और जबकि 5 जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर, ये 5 जिलों में तो किसको है? मक्का को। और जबकि जौ को 7 जिले कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और जयपुर, नागौर, श्री गंगानगर और सीकर, इन 7 जिलों में किसको है? जौ को क्रियान्वित किया जा रहा है NFSM के तहत। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। तो इसके अंतर्गत ये क्या है? केंद्र तथा राज्य का वित्त पोषण कितना है? केंद्र का तो है 60% और जबकि राज्य का है 40% वित्त पोषण। आगे हम देखते हैं अगला कौन सा है? अगली कौन सी योजना है? वह है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। कौन सी है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, NHM। ठीक है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसके अंतर्गत क्या है? 24 जिले, कितने? 24 जिलों में फल, मसाला तथा फूलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए चालू की गई है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में? 24 जिलों में। तो कौन कौन से फल, मसाला तथा फूल और इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चालू की गई है राष्ट्रीय बागवानी। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न है क्या है? सौर ऊर्जा पर आधारित पंप परियोजना, उसका नाम क्या है? सौर ऊर्जा पर आधारित जो पंप है उसको लगाने की परियोजना है, उसका नाम क्या है? कुसुम योजना। क्या है? कुसुम योजना। कुसुम योजना का भी पूछे तो क्या है? कंपोनेंट बी। कौन सा? कंपोनेंट बी। तो सौर ऊर्जा पर आधारित जो पंप लगाने की योजना है वो कौन सी है? कुसुम। कुसुम का भी कौन सा है? कंपोनेंट बी। तो कुसुम की फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कुसुम की KUSUM। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो यह है कुसुम की फुल फॉर्म। इसके तहत क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा पर आधारित जो पंप है वो लगाए जाते हैं। तो ये किन किसानों को इनका लाभ मिलता है? जिन किसानों के पास सिंचाई हेतु विद्युत का कनेक्शन नहीं है तथा डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर है, वो उनको इसका लाभ मिलता है कुसुम योजना का।
अब हम आगे देखते हैं कुसुम योजना में केंद्र तथा इस योजना अंतर्गत कुल 60%, जो केंद्र का कितना है 35 और राज्य का कितना है 30% का क्या है अनुदान दे है। तो जो कुसुम योजना है उसके अंतर्गत कितना अनुदान दे है 60%, जिसमें से 30 तो केंद्र देती है और 30 देती है राज्य सरकार। अब हम आगे देख लेते हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया गया है कि है ना 2002-3 से 2006-7 है, उससे लेकर के 2021-22, ठीक है, उसकी उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है। तो कपास में कितनी वृद्धि हुई है, मैक्सिमम 95% वृद्धि हुई है 2002-3 की तुलना में। कपास में 2021-22 में कितनी वृद्धि हो गई है, 95% की वृद्धि हो गई है कपास में। फिर अपन देखते हैं दालों में 54% की वृद्धि हो गई है, अनाज में कितनी हो गई है 62% और तिलहन में 36% की वृद्धि हुई है। तो 2002-3 से लेकर के 2021-22 में उत्पादकता में वृद्धि कितनी हुई है, कपास में हुई है 95% की, अनाज में हुई है 62% की, दालों में हुई है 54% की और तिलहन में 36% की वृद्धि हो गई है। अब हम आगे देख लेते हैं, राजस्थान में पहली बार जो कृषि बजट है वो कब लागू किया गया, कब प्रस्तुत किया गया 2022-23 में। तो राजस्थान में पहली बार कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया 2022-23 में प्रस्तुत किया गया। प्रश्न पूछ सकते हैं आपको राजस्थान का पहला कृषि बजट कब है 2022-23 में। इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया ये लाइन, तो याद रखना है कि पहला कृषि बजट कब है 2022-23 में प्रस्तुत